अधिवक्ता भाइयों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे बार एसोसिएशन में 6 जनवरी को चुनाव है और आप लोग यहाँ के मतदाता हैं और जो निर्णय करेंगे, जिन प्रत्याशियों को चुनकर भेजेंगे वही एक वर्ष हमारे आपके काम आएंगे और जो हमारे और आपकी मांग है, जो सोच है, उसको पूरा करेंगे। आज देखिए हमारे बीच में सशक्त उम्मीदवार, महामंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार श्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी बैठे हैं। तो धन्यवाद आपका। तो आइए इनसे पूछते हैं, शैलेंद्र भाई से, कि अपनी प्राथमिकताएं तो ये बता रहे हैं लेकिन हमको बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अपनी प्राथमिकता आपको बतावें और ये वचन दें कि जीत के बाद इन प्राथमिकताओं पर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अधिवक्ता भाइयों की ओर से और हमारी ओर से आपको नमस्कार और आपको दिल से शुभकामनाएं हैं। अब आप हमारे अधिवक्ता भाइयों को आपकी चुनाव जीतने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? मनोज भैया, आपको सादर प्रणाम और हमारे अधिवक्ता भाई बहन जो हमारे अधिवक्ता संघ के समाज सदस्य हैं, सबको सादर प्रणाम। तो मनोज भैया, मैं महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने अपने नामांकन किया। नामांकन की भी वीडियो आप द्वारा बनाई गई थी। उस वीडियो को भी आपने अपने फेसबुक पेज पर लगाया था, उससे भी लोगों को उत्साह बढ़ा, मेरा भी उत्साह बढ़ा। इस चुनाव में मैं 14 बिंदु घोषणा, 14 बिंदु जिसको हम मैनिफेस्टो कह सकते हैं, चुनाव का घोषणा पत्र अपना जारी किया है। मैं वो घोषणा पत्र मोबाइल मेरे पास है, मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। संक्षेप में ही है मनोज भैया। मेरे घोषणा पत्र पहले चीज है कि जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए और करना चाहिए। जो जूनियर है जूनियर करा और जो सीनियर सीनियर सम्मान सभी व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं खाली प्रत्याशी को, सीनियर को भी यही है, प्रत्याशी सबके ऊपर लागू है। दूसरा जो मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो 60 साल का अधिवक्ता है, जो 60 साल अधिवक्ता अपने फैयाद कचहरी में वकालत कर चुका है, 60 साल तक उसने चंदा जमा किया, रेगुलर प्रैक्टिस की है, तो उसको हमारे यहाँ में इस समय वर्तमान में 5 लाख रुपया दिया जाता है। मरने के बाद उन्हें परिवार को दिया सहायता राशि होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सहायता राशि है, अगर मरने के बाद किसी को मिलता है तो उसको कोई मतलब का नहीं है। और मेरे विचार से और ये बहुत पॉइंट मेरा मत है कि उस सहायता राशि उनको मिलती परिवार को, तो उसमें से 50% धनराशि जो अधिवक्ता यहाँ पर आवेदन करे उसको वहां पर दे दिया जाए उसके जीवन काल में, कि अपना वो दवाई इलाज या और जो भी चाहे वो अपना करे, अपना उपयोग करे उस पैसे के, क्योंकि उसके वकालतनामे की फीस के चंदे से होती है, और जो आधा पैसा उसके परिवार को उसके जीवन काल के बाद मिले, कि लगे कि भाई हमारे पिताजी भाई बहन छोड़ के गए थे। दूसरा मेरा एक बिंदु और है कि जो ये 70 साल से अधिक अधिवक्ता जो है वकालत करते हैं, अपने कर रहे हैं, कुछ अधिवक्ता भाई बीमार हो जाते हैं, उनकी फीस नहीं जमा हो पाती है, तो यहाँ से फारफिट हो जाते हैं, तो हमारे पास से जो मिल जाने सहायता राशि सुविधाएं होती है उनको नहीं मिल पाती। वो पूरी जीवन वकालत किए, बीमारी के कारण फीस नहीं जमा किए, तो ऐसे वकील का वो फारफिट होने के बाद बड़ा नुकसान होता है, परिवार को मिला लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा ये मत है, ऐसे मामले बहुत आए हैं हमारे बाग में। तो हम ऐसे अधिवक्ता होंगे जो 70 साल यहाँ पे उम्र पूरी कर चुके वाले करते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, जिनकी प्रैक्टिस ब्रेक नहीं है, तो उनकी फीस को माफ कर दिया जाएगा। जो उनको बाद में सहायता राशि मिलने वाली है उसमें से वो फीस का चंद पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि जो जीवन पूरा अधिवक्ता को समर्पित कर दिया उसके परिवार को परेशानी ना हो। मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है सीनियर अधिवक्ताओं के लिए। जैसे हमारे यहाँ कन्याधन की योजना है, हमें लगता है इस समय 25,000 रुपया दिया जा रहा है, 21,000 है। ये महंगाई को देखते हुए काफी कम है। योजना बहुत हमारे सीनियर अधिवक्ता गण जो बनाए थे तो बहुत सोच समझ के बनाए थे, लेकिन अब इस समय 21,000 महंगाई देखते कुछ नहीं है। एक सहायता राशि होती कोई और हमारे बाप से समझ लीजिए के हिसाब से वो दान के स्वरूप जाता है, महंगाई दर के अनुसार उसको बढ़ना चाहिए। तो अब इसको हम 51,000 करने का प्रयास सदन के माध्यम से कराएंगे। इसी प्रकार हमारे मेडिकल लाभ है, जो कोई अधिवक्ता बीमार होता है उसको अभी वर्तमान समय में लगभग 1 लाख रुपया तक दिए, लगभग क्या 1 लाख दिया ही जाता है। अच्छा, कि जो कोई बीमारी को देखते हुए उसको 1 लाख दिया, लेकिन ये रिफंडेबल है। आदमी को बाद में जब सही होते हैं धीरे धीरे लोग पैसा करते हैं और देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि इसी सहयोग से ही चलेगा। तो इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया जो जरूरतमंद वकील होंगे उनकी आवश्यकता के अनुसार 2 लाख रुपया उनको। हाँ, मान लीजिए 1 लाख भी उनका काम नहीं हुआ तो कम से कम आप 2 लाख दे देंगे तो उनका दवा इलाज हो जाएगा, रिफंडेबल है।
तो बाद में आ ही जाएगा हमारे बार में जब सक्षम होंगे। जी जी हाँ ये तो इसके लिए ये भी हाँ, बनेगा। ये तो आपका अच्छा विषय है, आगे आगे बताएं। दूसरे तीसरा बिंदु ये है रजिस्ट्रेशन फीस। हमारे जो नए अधिवक्ता हैं उनके रजिस्ट्रेशन फीस काफी ज्यादा बढ़ गई, लगभग 15,000 हो गया था। जिस समय 15,000 फीस लगाया गया था, तो इसमें तक वकील भाइयों का जो नए आ रहे हैं उनका हम सामूहिक बीमा कराएंगे। 15,000 फीस तो लिया गया, लेकिन सामूहिक बीमा उनका नहीं कराया गया। ये हुआ था 15,000 फीस में आपको बीमा भी कराया जाएगा, मुझे अच्छी तरह याद है ये, लेकिन वो बीमा नहीं हो पाया। तो जब बीमा नहीं हो रहा वकील भाइयों ने वकीलों की इनकी फीस को उस हिसाब से कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक आदेश किया है कि अधिवक्ताओं की फीस को काफी कम किया। जैसे बार काउंसिल ने भी अपनी फीस जो 15,000 16,000 था उन्होंने घटाकर लगभग 650-700 रुपया कर दिया, 750 रुपया कर दिया। उसी अनुरूप यहाँ पर भी ना 750, लेकिन उसको काफी हद तक कम किया जाए। ये मेरा मत, अगर मैं चुना जाता हूँ तो इसको भी लागू करूंगा। और जो जब तक 15,000 दिए उनका बीमा भी कराया जाए। नहीं बीमा होता है तो उनका जो 15,000 दिया गया बीमा के नाम पे पैसा, उस पैसे को वापस कराया जाएगा। आगे के बारे में, आगे की बात ये, जैसे हम लोग ठंड में वकीलों से पंखे का फीस लेते हैं। हमारे लगभग 400 पंखे लगे हैं। अच्छा। हर जी शेडो में पंखे लगे हैं, हर पंखे का हम लोग 100 रुपया लेते हैं। और 4 महीना पंखा वो नहीं चलता है। उस 4 महीना हम लोग 100 रुपया के हिसाब से बात जमा करते हैं फीस के माध्यम से। तो 4 महीना अगर पंखा हमने यूज नहीं किया है तो उसका हमें लगता है कि फीस अधिवक्ता भाइयों से नहीं लिया जाना चाहिए। केवल जो गर्मी का अक्टूबर महीना नवंबर महीना तक फीस है, नवंबर से अप्रैल ये फीस लेना चाहिए। जब बिजली खर्च नहीं तो बिल नहीं भाई, यही नियम सरकार की नहीं योजना है भाई, हमने यूज नहीं किया फीस कहाँ से देंगे? और एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे जो अधिवक्ता भाई जो रजिस्ट्रेशन कराते जा रहे हैं, लेकिन उनके बैठने की कहीं समुचित व्यवस्था नहीं है। आए दिन इसको लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरा यह सुझाव है कि मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं एक सेट के ऊपर मल्टी स्टोरी सेट कि जो एक सेट बना है उसके ऊपर बीम लगा के छत के ऊपर छत डलवा के इस प्रकार से कि मैं एक सेट नया सेट बना निर्माण कराऊंगा। तो नीचे भूतल पर सीनियर अधिवक्ता बैठेंगे और प्रथम तल उसको कर लीजिए, प्रथम तल के ऊपर हम नए अधिवक्ता भाइयों को लॉटरी सिस्टम से निकाल के उनको बैठाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक मिनट, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना धन आएगा कहाँ से? ये धन हम जनप्रतिनिधि से लेंगे और भी कहीं से चंदा लाएंगे। जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, हाँ। और भी लोग हो गए। अपने कचेरी में अधिवक्ता भाइयों से मांगा जाएगा, जो सीनियर जूनियर सबसे भाई को चंदा दीजिए, से निर्माण कराना है। इस प्रकार से 150 इकट्ठा करके इसको बनाया जाएगा। लेकिन ये अपने अधिवक्ता भाई से मांगने की नौबत नहीं आएगी। ये पैसा है जनप्रतिनिधियों से जनप्रतिनिधि देते भी रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि आप जिस चैम्बर में बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, देखिए कोई किसी से पार्टी से रिलेटेड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज मुलायम सिंह यादव की ही देन है इस चैम्बर में मैं आप बैठा हूँ। बिल्कुल सीधा कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अभी 50 लाख रुपया 2 साल पहले में लगता है कि आया था कि सांसद जी ने दिया था, लेकिन किसी कारण से वो पैसा वापस चला गया, चर्चा में पैसा वापस चला गया। उन्होंने अधिवक्ता शेडो के निर्माण के लिए वो पैसा दिया था। अच्छा, 50 लाख रुपया। 50 लाख जी, वो 50 लाख का उपयोग हमारी पूर्व कार्यकारिणी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है उसको नहीं कर पाए, वो पैसा वापस चला गया। इसको सांसद जी से मिलकर वो पैसा दोबारा लाया जाएगा, उसी पैसे की निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार मेरे मन में एक योजना और है, महिला महीने हमारे जो है यहाँ पे अभी समय जो महिलाओं को हम बता नहीं सकते, ठीक है, बहुत संख्या की है, देखिए संख्या भी बढ़ रही है, संख्या बढ़ गई है। उनके लिए टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है कचेरी में के पास। एक टॉयलेट उसमें बड़ी गंदगी जो मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया था, वो बीरेन भाटिया जी थे उस समय, उधर तो बनवाया था उन्होंने। एक महिला टॉयलेट है, उससे काम नहीं चल रहा, उसमें गंदगी, उसमें क्लाइंट भी जा रहे हैं, वकील भी जा, मतलब महिला वकील जा रहे हैं। चैम्बर में भी तो बना है, चैम्बर में उसमें ताला ऐसे बंद रहते हैं, तो उस ताला जो चैम्बर के वकील वही पर इस्तेमाल कर पाते हैं। कोई अभी आप नीचे देखें चैम्बर में ताला बंद है। चलिए ठीक है, ये भी आप इसके लिए पिंक चैम्बर मतलब पिंक जो है टॉयलेट बनवाया जाएगा इनके लिए, देख करके पहले जगह। और एक पिंक सेट जिसमें केवल महिला अधिवक्ता ही बैठेंगी। जैसे सरकार क्या करे, जब एक पिंक गाड़ी, पिंक सब, इस प्रकार से एक पिंक सेट जिसमें केवल महिला अधिवक्ता बैठेंगी, उनके लिए भी मल्टी स्टोरी एक बनवाया जाएगा। और इसी प्रकार मेरी कचेरी में आई है, कचेरी में हमें लगता है पिछले 3-4 साल से सफाई व्यवस्था नहीं करे, किसी शेडो में कोई झाड़ू नहीं लगा। चेंबर में आपको लगता है इसमें एक महिला कर्मचारी थी, वो बाकी समय दुर्भाग्य से नहीं रही। नहीं, हमारे अभी चंद्रभान सिंह जी थे, तो हमारी उनसे बात हुई थी, तो कह रहे थे कि सफाई व्यवस्था में बहुत
पहली बार देखा था, उसके पहले कुछ फिलहाल देखिए मैं किसी कारखाने में आरोप नहीं लगाऊंगा, हाँ। लेकिन हमें लगता है मैं नीचे आप मनोज भाई इस चेम्बर में बैठते हैं, हम लोग स्टेट में बैठते हैं, किसी स्टेट में पिछले 3 सालों से कोई झाड़ू नहीं लगा है। ये मैं नहीं, आम अधिवक्ता सीना ठोक के कह सकता है। ठीक हो तो मैं चंबल में तो सही है। तो आप नीचे का दर्द नहीं, नीचे दर्द ये है कि कोई अधिवक्ता का वहां पे वो नहीं लगाता है, तो ये भी रखा जाएगा। अच्छा, और जो विचार भाई ये है कि एक सुझाव पेटका लगाई जाएगी, नए नए अधिवक्ताओं को विचार दिया जाएगा, सदन आहूत किया जाए, सदन के मंशा के अनुरूप सारे अधिवक्ताओं का पूरा कार्य किया जाएगा, जो पे विचार आएंगे उस विचार के अनुरूप हम उसके कार्य योजनाएं लागू करेंगे। और करूंगा करे नहीं करूंगा नहीं है, और पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से ठोके सीना ठोके कह रहा हूँ और करूंगा। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे चैम्बर निर्माण है, शेड निर्माण है, और भी मतलब ये सब कार्य हैं, ये तो बार एसोसिएशन भाई इतना धन तो है नहीं कि हो जाए, तो ये तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अगर हम ये जानते हैं कि हमारा अधिवक्ता संघ एक सशक्त संघ है, और अगर करेंगे प्रयास तो पूरा आप उसमें सफल रहेंगे। चलिए, और एक चीज और मैं थोड़ा सा मैं कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिए। देखिए, काफी अधिवक्ता महोदय बता रहे हैं, और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि हमारे बार एसोसिएशन पे कोई इनकम टैक्स का मामला था जो लगभग इस समय 1.5 करोड़ रुपया लगभग बकाया हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल ये ग्रुप पर चल भी रहा था, ये काफी दिन से चल रहा है, लगभग 2-3 सालों से 1.5 करोड़ रुपया ये हमारे संघ पर बकाया, और किसी भी समय इनकम टैक्स की तलवार हमारे अधिवक्ता संघ के ऊपर गिर सकती है और हमारे खाते से जो सकते हैं ये फाइल आज दलिए किसी समय भी निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग भाई जो विधिक कार्रवाई होगी, इसके लिए विधिक कार्रवाई जनप्रतिनिधि से और नेता सांसद से भी मिला जाएगा कि जो हमारे से ये है, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इस पर हम करके इसको समाप्त कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और अपने अधिवक्ता भाइयों की राय लूंगा, उनके राय के अनुरूप इसको समाप्त कराया जाएगा। इसी अनुरूप जो है हमें, इसीलिए जो हमारे जो सेशन के टैक्स कट रहे हैं, इस टैक्स के पैसे को हम अधिवक्ता भाइयों में बांटना चाहते हैं कि हमारे 8 लाख 10 लाख जो टैक्स हर साल इनकम टैक्स कट रहा है, जो चला जा रहा है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा, पैसे को बंटवारा कर दिया जाएगा, उनको बांट दिया जाएगा कि कोई इनकम टैक्स कटौती भविष्य में आगे ना हो। कुल मिला के देखिए शैलेंद्र जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे अधिवक्ता भाइयों की शुभकामनाएं साथ हैं, मतदाताओं की शुभकामनाएं साथ हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, जो महामंत्री पद है, 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं, एक अध्यक्ष जी का, एक महामंत्री जी का। आपके जो महामंत्री पद का दायित्व है उसका आप बखूबी निर्वहन करेंगे, आप ये आश्वासन हमारे मतदाताओं को दीजिए। दूसरी बात, आप महामंत्री पद पर रहते हुए जो भी हमारे जूनियर अधिवक्ताओं की मनोभावनाएं हैं उनको अंदर से आप समझिए, काफी बातें आप व्यक्त नहीं कर सकते, चुनावी मजबूरी होती है। सीनियर अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है उससे भी बखूबी आप परिचित हैं, और आप फैजाबाद के फौजदारी के बहुत अच्छे लॉयर हैं और प्रयास भी करते रहते हैं, हमेशा सबकी मदद भी करते हैं। वो पूरी कचहरी जानती है, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, पूरा फैजाबाद आपको जानता है। लास्ट में आप अधिवक्ता भाइयों को वचन दीजिए कि जो भी आपने वादे किए हैं इसको पूरा करने का, अपने महामंत्री पद के दायित्व का प्रयोग करते हुए जो भी अधिकार आपको मिले हैं उसका प्रयोग करेंगे। और जो है हमारे अधिवक्ता भाइयों से अब इसके साथ अब हम लोग जो है, समय हमें लगता वीडियो लंबा हो गया है, लास्ट में जो भी कहना चाहते हो संक्षेप में। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों बहनों से ही कहूंगा कि जो मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया 14 बिंदुओं का, उस 14 बिंदुओं को मैं बखूबी पालन करूंगा। इस बात का घोषणा पत्र एक हिसाब से शपथ पत्र होता है, और मैं शपथ पत्र वचन दे रहा हूं कि जो मैंने घोषणाएं की, अगर आप मुझे महामंत्री बनाते हैं तो मैं इन सारे घोषणा पत्र में जो दिए गए बिंदु को लागू करूंगा। और मेरा अधिवक्ता भाइयों से अपील है कि वो अपने मत का प्रयोग करते हुए हमको आशीर्वाद दे और भारी बहुमत से विजयी बनाए, और मैं अधिवक्ता भाइयों के सबका काम करूं और सबका जो सेवा भाव है सबका सेवा करता रहूं। सीनियर जूनियर भाई हमें अपना आशीर्वाद दें। अधिवक्ता भाइयों, हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी है मैं सबका वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अधिकतर हमारे फैजाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं, ताकि प्रत्याशियों की बात आप तक पहुँच सके। और मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। और आप लोग इतना देर हमारे साथ इस वीडियो में शामिल हुए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।